पोइम है द रेबल, ठीक है, पोइम नंबर 5 है और इसका जो राइटर है वो है डी.जे. एनराइट, ठीक है। डी.जे. एनराइट इसका पोइट है और द रेबल जो है ना ये ऐसी पोइम है जो आती है यूजुअली पेपर्स में। इस पे या तो स्टैंजा आ जाता है इसका या फिर इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट कर लेते हैं। इजी सी पोइम है, इसमें जो है ना इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, वैसे ही है जैसे प्रीवियस थी, ठीक है। सिंपल वर्ड्स हैं, कोई इमेजरी यूज नहीं की गई इसमें स्पेसिफिकली। सो रेबल किसको कहते हैं वैसे? डू यू हैव एनी आइडिया? रेबल, हम्म, रिबेल सुना हुआ है, याद नहीं आ रहा अभी कुछ। याद नहीं आ रहा? क्यों, क्या हुआ है? नहीं मतलब, अरे मतलब लग रहा है नींद आई हुई है आपको, लग रही हो आप डाउन लग रहे हो। मैम सर में दर्द हो रहा अच्छा चले, हम ये पोइम फिर कंप्लीट करके ना तो लेक्चर खत्म करते हैं यहाँ पे, है। जी मैम ठीक ठीक है। है। तो ये पोइम हम स्टार्ट कर रहे हैं। अनीसा, आपको आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। ठीक है, हमारी ये पोइम है द रेबल और डीजे एंड राइट इसका पोइट है, ठीक है। आपने ये पहले पढ़ी हुई है ना? यस मैम। ठीक है, तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. तो इसका मतलब ये है कि रेबल का मतलब ये है बागी या बगावत करने वाला, ठीक है, जो लोगों से हट के कुछ डिफरेंट करता है या यूनिक नज़र आने की कोशिश करता है। तो व्हेन एवरीबॉडी हैज़ शॉर्ट हेयर, जब सब लोग शॉर्ट हेयर या छोटे बाल रख रहे होते हैं, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, वो अपने बाल लंबे रखना शुरू कर देता है। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर, द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, जब हर किसी के लंबे बाल होते हैं तो अपने बाल काट लेता है। इसका मतलब ये है कि वो ऐसा करके अपने आप को डिफरेंट और यूनिक और अपने जो है वो कुछ होते हैं ना, लोग अटेंशन सीकर होते हैं, अटेंशन गेन करने के लिए वो चाहते हैं हमेशा जब भी कोई शादी होती है, कोई इवेंट होता है, ठीक है, या इस तरह से कोई ऐसा ट्रेंड जो सारे फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने कुछ नया करना है, मैंने कुछ डिफरेंट करना है। ड्रेसेस ली होती हैं आपकी कजन्स ने, लेकिन आप कहते हैं नहीं मैंने कुछ न्यू पहनना है, मैं उन्हें उन जैसा नहीं पहनना, तो उसको रेबल कहते हैं। वो रेबल होता है एक्चुअली जो सब कुछ कुछ हट के करना चाहता है, डिफरेंट, ठीक है। तो छोटा सा इसका कॉन्टेक्स्ट होगा इन यहाँ पे यहाँ पे आप लिखेंगे, सेकंड लाइन पे आ जाए, यहाँ पे आप लिखेंगे कि द पोइट्स द पोइट यहाँ पे द पोइट गिव्स अस और सॉरी द पोइट टेल्स अस, यहाँ पे द हैबिट्स है ना, ठीक है, यहाँ से ऊपर लिख लें, यहाँ पे मैनर तक आप स्किप करेंगे, ठीक है, शुरू से लेके एंड तक आप मैनर तक स्किप करेंगे और आप शुरू से लिखेंगे कि इन दिस पोएम द पोइट gives us the habits and manners of a young man who revolts against the traditions of society. He grows long hair when all the people have short hair. He has short hair when everyone has long hair. He tries to maintain his individuality from his personal dress and hair to his हैबिट्स, अपने आप को इंडिविजुअल यानी कि दूसरों से डिफरेंट दिखने के लिए वो ऐसा करता है, ठीक है। तो आप सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन आप स्किप कर देंगे। ये इसका कॉन्टेक्स्ट होगा, सही ओके है। मैम। और जो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी वो आप करेंगे एट द एंड ऑफ पोइम जो दी होगी। 5 to 8 लाइन से नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है। When everybody talks during the lesson, जब हर कोई पढ़ने के दौरान या पढ़ाई के दौरान बात कर रहा होता है, the rebel does not say a word, जो रेबल है यानी कि जो बगावत करने वाला है वो क्या करता है,
वो एक लफ्ज़ नहीं बोलता। When nobody talks during the lesson, जब सारे चुप करके बैठे होते हैं, कोई बोल नहीं रहा होता पढ़ाई के दौरान, the rebel creates a disturbance, और जो रेबल है, जो बागी, जो बगावत करने वाला है, वो एक डिस्टर्बेंस जैसी वो क्रिएट कर देता है, यानी कि वो शोर करना शुरू कर देता है या इस तरह का नॉइज़ क्रिएट करेगा। तो वो करता है जो लोग करते हैं उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, यानी कि अपने आप को इंडिविजुअल दिखाने के लिए, ठीक है? Yes, the behavior of the rebel is quite different in the classroom from other boys. The rebel remains silent in the class when other students talk in the class. यहाँ पे ना the rebel remains silent when other students talk in the class. यहाँ पे in the class जो है ना, the rebel remains silent in the class रहने दें यहाँ पे, क्योंकि ये in the class जो है ना बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से मैं आपको स्किप करवा रही हूँ ना, इसी तरह से आपने रिपीटेशन स्किप करनी होती है। इन द क्लास, यहाँ पे सेकंड एंड में जो साइलेंट के बाद इन द क्लास आ रहे हैं ना, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको स्किप कर दें और ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, द रेबल रिमेन्स साइलेंट, द रेबल रिमेन्स साइलेंट व्हेन अदर स्टूडेंट्स टॉक इन द क्लास या टॉक ड्यूरिंग द क्लास, ही प्रोड्यूसेस नॉइज इन द क्लास व्हेन अदर स्टूडेंट्स आर साइलेंट, ठीक है? In this way he tries to look different, important and prominent. ये इसका होगा कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो एट द एंड ऑफ पोएम दी गई है। फिर नेक्स्ट है 9 to 12 लाइन्स। व्हेन एवरीबॉडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म, जब हर कोई एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनता है, ठीक है? पहले मैं एक दफ़ा स्टेंजा रीड आउट कर देती हूँ। व्हेन एवरीबॉडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ्स। व्हेन एवरीबॉडी वेयर्स फैंटास्टिक क्लॉथ्स द रेबल ड्रेसेस सोबरली। सोबरली मतलब बहुत ही संजीदा या सीरियस टाइप की जो सिचुएशन होती है, सोबर उसको कहते हैं, संजीदगी से। तो व्हेन एवरीबॉडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म, जब सारे यूनिफॉर्म पहन रहे होते हैं, सारे एक जैसा लिबास पहनते हैं, द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ्स, जो रेबल है, जो बगावत करने वाला है, बागी है, वो बहुत ही अच्छे और डिफरेंट क्लॉथ्स पहनता है, वो कलरफुल या कुछ अलग से पहनता है। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ्स, जब सब लोग बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रहे होते हैं, द रेबल ड्रेसेस सोबरली, बहुत ही एक अजीब से कपड़े या संजीदा या जो सीरियस टाइप के जो है ना कपड़े, यानी कि खुशी का मौका हो और वो कपड़े पहन के आ जाए जो लोग फौतगी पे पहनते हैं, तो इस तरह का काम वो करता है सम टाइम। या लोगों ने अच्छे-अच्छे कपड़े पहने होंगे और वो बुरे से आम से कपड़े पहन के आ जाएगा। तो ये रेबल की जो हरकतें हैं वो हैं इसमें बताई जा रही है। इसका कॉन्टेक्स्ट होगा yes, in these lines, the poet points out that the rebel wears strange clothes when other students wear uniform. When all other wear gay clothes, he wears modest and sober clothes. In this way, the rebel asserts his individuality. His real motive is to look prominent and different from others. तो इस तरह से वो अपनी प्रोमिनेंसी को, अपनी डिफरेंसी को वो जो है वो प्रेजेंट करता है, मेंटेन रखता है, ठीक है? ओके, तो इसका इतना कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। रेफरेंस आप सॉरी यस एक्सप्लेनेशन आप एट द एंड ऑफ जो पोएम है वो करेंगे। नेक्स्ट है 13 to 16 लाइन्स है। इन द पोएम ऑफ डॉग सॉरी इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for the dogs. In the company of dog lovers, जब सब जो है लोग बहुत ज़्यादा वो पसंद कर देते हैं, कुत्तों को पसंद कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहता है द रेबल, वो सब लोग कुत्तों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो रेबल क्या कहता है कि वो द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, वो कैट्स के बारे में बात करना शुरू कर देगा। अपनी जो प्रेफरेंस का मतलब है कि किसी चीज़ को लाइक करना, पसंद पसंद करना, तो अपनी जो लाइकनेस है, अपनी जो पसंदीदा चीज़ है, वो अपने वो कैट्स के बारे में बात करना शुरू कर देगा, उसको बताना शुरू कर देगा कि मेरी तो कैट्स जो है मुझे ज़्यादा पसंद है, जब लोग डॉग्स की बात करते हैं तो। इन द कंपनी ऑफ डॉग इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, जो कैट लवर्स हों उनके वो आपस में बात कर रहे होंगे, तो ये क्या बात करेगा, द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो वो डॉग्स के बारे में बात करना शुरू कर देगा, यानी कि वो कैट पे डॉग्स को तरजीह देना शुरू कर देगा, ठीक है? तो ये उसकी हरकतें हैं।
जो जहाँ जहाँ पे वो लोगों से डिफरेंट नजर आने की कोशिश करता है. The rebel is quite different from other people. If he sits in the company of the lovers of dogs, he expresses his liking for cats. If he sits in the company of the lovers of cats, he goes in for dogs. In this way, he asserts his individuality. ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्टेक्स्ट. सही है. और नेक्स्ट है 17 to 20 स्टैंजा है. When everybody is praising the sun, जब हर कोई सूरज की पूजा कर रहा होता है या सूरज की तारीफ कर रहा होता है, the rebel remarks on the need for rain. और रेबल क्या करता है, वो कहता है कि अल्लाह करे यहाँ पे, या गॉड, वो दुआ करता है कि बारिश हो जाए. ठीक है, तो वो अपनी जो राय है वो देता है कि बारिश होनी चाहिए. लोग कहते हैं कि सूरज निकला हुआ है, वो शुक्र कहते हैं कि धूप निकली हुई है, तो वो कहता है कि नहीं, बारिश होनी चाहिए. When everybody is greeting the rain, जब हर कोई रेन के बारे में बात कर रहा है कि शुक्र है चलो बारिश हुई है, उसका वेलकम करते हैं, तो the rebel regrets the absence of sun. और वो क्या कहता है, वो रिग्रेट होता है किसी चीज़ पे, आप पछतावा या आप अफसोस करते हैं, तो वो क्या करता है, वो अफसोस करता है सन की गैर मौजूदगी को. ठीक है, इसकी एब्सेंस को वो ज़्यादा लाइक करता है, तो वो कहता है कि नहीं, बारिश हो रही है, नहीं, सूरज निकलना चाहिए था. तो जब लोग दूसरे एक म्यूचुअली बात कर रहे होते हैं किसी टॉपिक पे, तो वो कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता है. In these lines, the poet says that the rebel holds quite different views from other people on whether, if the people around him sit in the sunshine and feels the necessity of the sun, he contradicts them. He reminds them that they must realize the importance and need of rain at that time. इसका ना थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे. आप लिखेंगे he feels the necessity of the sun and feels the necessity of the sun, he contradicts while talking about the rain. बाकी सारी लाइन जो है ना, need of rain at that time, इतना skip कर देंगे. he contradicts with the need of rain, इतना लिख देंगे. them की जगह लिखते हैं with the need of rain, और बाकी जो है ना यहाँ तक skip कर देंगे. that time तक, यहाँ तक जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, यहाँ तक skip कर देंगे. यहाँ पे लिखेंगे he contradicts them with the need of rain, इतना लिख दें. them के साथ, सॉरी, them की जगह नहीं, them के साथ लिखना. he contradicts them with the need of rain. ठीक है, ओके मैम. फिर इसके साथ आप लाइन नीचे वाली मर्ज करेंगे. ये सेकंड लास्ट लाइन, इफ एवरीबॉडी वेलकम्स द रेन, ही फील्स सैड एट द एब्सेंस ऑफ सन. इन दिस वे ही शोज दैट ही इज ओरिजिनल. वो ये दिखाना चाहता है कि वो इन सब से जो है अलग है या ओरिजिनल है. तो इसका ये होगा कॉन्टेक्स्ट जो आप लोगों को मैंने टिक करवाया, और जो एक्सप्लेनेशन है वो एंड से करेंगे. व्हेन एवरीबॉडी गोज टू द मीटिंग, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. तो क्या है कि अच्छा, इसमें ना जैसे पिछला मैंने आपको बताया पिछली पॉइंट का, इसी तरह से इसका भी बता दूं कि इसमें आपने याद रखना है कि इसने इस पोइम के अंदर पोइट ने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में मेंशन करते हुए कहा है कि जब लोग ऐसा करते हैं तो वो ऐसा करता है. यानी कि पहले बालों की बात हुई है, शॉर्ट और लॉन्ग हेयर की, फिर उसके बाद डॉग और कैट लवर्स की बात हुई है. ठीक है, फिर उसके बाद रेन और सन की बात हुई है, और अब बात हो रही है मीटिंग की और बुक रीड करने की. व्हेन एवरीबॉडी गोज टू द मीटिंग, जब सारे लोग मीटिंग में या एक पब्लिक मीटिंग में बैठे होते हैं या जा रहे होते हैं, द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक. जो रेबल है वो घर पे बैठता है और बुक पढ़ता है. जैसे बहुत सारे आपके, जैसे समटाइम्स आपके घर में से कोई शादी पे जाते हैं या किसी इवेंट पे जाते हैं, तो आप कहते हैं कि मेरा मूड नहीं है, ठीक है, मैंने नहीं जाना, या मैं घर पे रहूंगा, और अब घर बैठ के कोई बुक शुक पढ़ लेते हैं या अपनी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो वो आपकी रेबलनेस होती है. बेसिकली आपका मूड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि
यहाँ पे मूड की नहीं बल्कि उस बंदे के बारे में बात हो रही है जो जानबूझ के ऐसा करता है, ठीक है। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं इनसे अलग हूँ, मुझे वो नहीं करना जो दूसरे कर रहे हैं, मुझे दूसरों को फॉलो नहीं करना। तो द रेबल स्टेज एट होम, वो घर पे रहता है एंड रीड्स अ बुक, और एक बुक पढ़ता है। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, जब हर कोई घर पे रह के एक बुक पढ़े होते हैं या एंजॉय कर रहे होते हैं अपना टाइम, वो क्या करता है, रेबल गोज टू द मीटिंग, वो मीटिंग में चला जाता है, ठीक है। तो ये उसका एक और पॉइंट हो गया। The rebel behaves quite differently from other people. When everybody goes to some function, he remains lonely at home and reads a book. He shows that he is not a sociable person. However, when everybody remains at home, he goes to attend the function. In this way, he tries to behave and act independently. लास्ट लाइन छोड़ दें, ऊपर वाला बाकी सारा कॉन्टेक्स्ट कर लें। इन दिस वे वाला छोड़ दें, बाकी सारा ऊपर वाला जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप डालेंगे और एक्सप्लेनेशन आपको एंड पे मिल जाएगी। When everybody says yes, please, the rebel says no, thank you. When everybody says no, thank you, the rebel says yes, please. तो सीधी सीधी इसकी एक्सप्लेनेशन है, जब व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, जब हर कोई किसी मामले में किसी कोई बात सुनते हुए हाँ में हाँ मिला रहा होता है या हाँ कह रहा होता है उनकी बात के जवाब में, द रेबल सेज नो थैंक यू, तो जो बागिया वो क्या कहता है, नहीं शुक्रिया। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, जब सारे लोग जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जब तब रेबल क्या करता है, रेबल सेज यस प्लीज, तो तब वो हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देता है, तो वो उनके उल्ट जाने की कोशिश करता है। In these lines, the poet said that the rebel wants to be different from other people in every matter. The action of that the rebel is motivated by his desire to show himself. Yeah. बल्कि ये लाइन छोड़ दें, द एक्शन ऑफ द रेबल इज मोटिवेटेड बाय हिज डिजायर टू शो हिमसेल्फ। ये एक्सप्लेनेशन में बेशक ये वाली लाइंस ऐड कर सकते हैं आप। व्हेन एवरीबडी सेज यस टू समथिंग, द रेबल सेज नो थैंक यू। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रेबल सेज यस प्लीज। और दिस इज ऑल फॉर दिस स्टैंजा। और लास्ट स्टैंजा है, इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स। It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. वो कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास, इट इज़ वेरी गुड, ये कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है डेट वी हैव रेबल्स, कि हमारे बीच में ऐसे रेबल्स रहते हैं, हमें ये बहुत अच्छा लगता है। ये गलत नहीं है कि मतलब किसी का रेबल होना या बगावत करना किसी चीज़ के खिलाफ, ये गलत नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है। क्योंकि यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, वो कहता है कि गुड टू बी वन यानी कि आप एक जैसा बनना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। यानी कि आप एक ही कलर की चीज़ें अपने आसपास हर टाइम देखें ना, या सारे लोगों को एक ही जैसे लिबास या एक ही ट्रेंड फॉलो करते हुए देखते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं देखते, तो आप भी थक जाते हैं, आपको भी जो है वो एक टायर्डनेस और इरिटेशन फील होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम बीइंग अ ह्यूमन, हमें थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है हर जगह में। अगर हम कपड़े पहनते हैं तो हमें थोड़ा सा कंट्रास्ट अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज। तो जो है रेबल्स हैं वो एक्चुअली चेंज को ही प्रेजेंट करते हैं, वो चेंज ही लाना चाहते हैं, वो खुद को चेंज समझते हैं दूसरों से। तो इनकी इन हरकतों की वजह से, यानी कि अगर रेबल्स ना हो तो हम जो है बोर हो जाएं, हमारी जिंदगियां डल हो जाएं, तो हम जो है कभी भी लोगों का एक जैसा होना पसंद नहीं करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूं जल्दी से। In these lines, the poet gives us his own opinion about rebels. He says that people do not like such whimsical and eccentric people. Um, yes, but the people likes the presence of such people in society as a healthy sign for the progress of society. These people are creative in their nature. They provide variety to the spice of life. Without such people. यहाँ पे ये सेकंड जो लाइन है ना, सेकंड लाइन स्किप कर दें। He says that poet people do not like such whimsical and eccentric people. इसको जो है ना स्किप कर दें, बट को भी स्किप कर दें साथ ही, ये इतना क्रॉस कर दें। अजान हो रही है, अजान का वेट कर लेते हैं।
ओके जी। तो सुन रहे हो आप लोग? शायद अब आगे कंटिन्यू करें हम? Yes, ma'am. तो ये वाली लाइन जो है आप स्किप करेंगे। ही सेज दैट पीपल डू नॉट लाइक सच whimsical एंड eccentric पीपल, ठीक है? इसको स्किप कर दें, बट तक स्किप कर दें, ठीक है? आप लिखेंगे इसके बाद द पोएट लाइक्स द प्रेजेंस ऑफ सच पीपल इन सोसाइटी एज अ हेल्थी साइन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे ना इस लाइन में द पोएट लाइक्स द प्रेजेंस ऑफ सच पीपल इन सोसाइटी रहने दें, ठीक है? इन सोसाइटी क्रॉस कर दे, इसके ऊपर लाइन लगा दिया करें। जो जो मैं आपको स्किप करवाती हूँ उसके ऊपर लाइन लगा दिया करें। द पोएट लाइक्स द प्रेजेंस ऑफ सच पीपल एज अ हेल्थी साइन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। दीज पीपल आर क्रिएटिव इन देयर नेचर, दे प्रोवाइड वैरायटी टू द स्पाइस ऑफ लाइफ। विदाउट सच पीपल लाइफ वुड लॉस इट्स कलर एंड charm. We should not hate such people. We must tolerate the presence of such people in society. We should not hate such people. यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, साथ आप फिर लिखेंगे कि we must tolerate their presence, ये करेंगे आप, ठीक है? वही कॉमा लगा के ना, वी शुड नॉट हेट सच पीपल, कॉमा। तो आगे जो है ना, ये वी का वी कैपिटल है क्योंकि पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो आप पीपल के बाद कॉमा लगाएंगे और वी का जो डब्ल्यू है वो स्मॉल लिखेंगे और वी मस्ट टॉलरेट देयर प्रेजेंस, ठीक है? इतना आएगा, वी मस्ट टॉलरेट देयर प्रेजेंस। नीचे वाली लाइन पूरी आप जो है ना वो इसको ये वर्ड्स स्किप करने होते हैं, कॉन्टेक्स्ट में इतना ज़्यादा नहीं लिखा जाता, तो कॉन्टेक्स्ट में आप इतना लिखेंगे जितना मैंने आपको टिक करवाया है। बाकी एक्सप्लेनेशन एट द एंड ऑफ पोएम आपको मिल जाएगी, ठीक है? आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें समरी आ जाती है और एक्सप्लेन ऑल व्हाट अदर्स डू एंड द रेबल डज नॉट डू। जो दूसरे करते हैं और रेबल नहीं करता, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे तो वो इसकी समरी ही बन जाएगी। इसमें यानी कि पूरी की पूरी पूरी पोइम आ जाती है, पूरी पोइम में बात ही इस बारे में की जा रही है। तो एक्टिविटीज ऑफ द रेबल, हर एक पॉइंट को आप अलग-अलग जो है डिस्कस करते जाएंगे। हाउ इज़ ही डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, दूसरों से वो कैसे डिफरेंट है, वो जो जो हरकतें करता है वो हर एक इसने जो है ना ये छोटी-छोटी पैराग्राफ जिस तरह से बना के ना एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? इसी तरह से आप जो हर एक के लिए नहीं बल्कि एक-एक पैराग्राफ में 2-2 पॉइंट जो है ना, यानी कि शॉर्ट हेयर और फिर लॉन्ग और शॉर्ट हेयर की बात हो रही है और फिर नेक्स्ट स्टेंजा है, तो 2 स्टेंजास को एक-एक पैराग्राफ में आप कवर कर सकते हो या अलग-अलग भी कर सकते हो। इस तरह से इसने एक छोटा पैराग्राफ फिर एक बड़ा पैराग्राफ और इसमें सारा जो है ना बारी-बारी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन पैराग्राफ फॉर्म में किया हुआ है। तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और एग्जामिनर को भी आपका जो है ना पेपर इसी तरह से अट्रैक्ट करता है, ठीक है? अज़ान हो रही है फिर।
हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन है क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये आई थिंक इसके भी पिक्चर्स मैं फॉरवर्ड कर चुकी हूँ ग्रुप में। ये आप यस मैम। ठीक है, ये मैंने आपकी पिक्चर्स जो है ना आपको सेंड की थी मरवा, आपको जो है ना पेपर के ये ग्रुप के अंदर जो पिक्चर्स है ना, अगर आपने मैसेज डिलीट नहीं किए हैं तो आपको ये मिल जाएगी। ओके मैम, मैं देखती हूँ। हाँ, अगर ना हो तो मुझे बताना, मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है? तो इसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी है और मेन आइडियाज़ भी कवर हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाज़मी करना है। ये समरी वाला और क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये दोनों आप कर लेते हो ना, तो बाकी आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं कि कौन-कौन से आ सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें सारा कवर हो जाता है, ठीक है? द पोएम एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग आइडियाज़, जो मेन आइडियाज़ हैं वो इसने अलग-अलग से जो है ना लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद कैरेक्टर स्केच ऑफ अ रेबल, कि वो अपने कैरेक्टर में कैसा है, उसकी जो हरकतें हैं, बातें हैं, वो ये सारा रिवोल्टिंग पर्सन है, ठीक है? बस हेडिंग्स आपने जो देनी होती है ना, वो उसका चेंज आता है, सारी डिटेल्स वही हैं, ठीक है? स्टेटमेंट थोड़ी-सी डिफरेंट आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दी होती है, अदरवाइज़ हेडिंग्स जो है सॉरी डिटेल जो है सारी की सारी सेम है, हेडिंग का थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। डिफरेंस होता है कि आप डिफरेंट हेडिंग्स देख के उस क्वेश्चन के लिहाज से आप अटेम्प्ट करते हो, तो आपने ये हेडिंग्स लाज़मी देखनी है और जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स नीचे लिखी होती हैं, उनको लाज़मी ये पढ़ लेना है। ये जो और लिख के हाउ इज़ अ रेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ये इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन आया है कई दफ़ा, ठीक है? ये वाला जो भी मैंने रीड आउट किया ना, ये आता है लाज़मी। रिवोल्टिंग पर्सन की हैसियत से फिर कैसा है वो, फिर एक अवेन एंड शॉवी पर्सन, सॉरी शॉवी पर्सन जो शोवी कहते हैं जो दूसरों से खुद को जो है ना प्रोमिनेंट समझना चाहता हो, अलग समझना चाहता हो। नॉन ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशंस को, ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, त्यौहार को किसी को फॉलो नहीं करता, लोग फॉलो कर रहे हैं उनमें अकेला खुद को प्रोमिनेंट करने की कोशिश करता है वो। तो ये हेडिंग्स आपने याद रखनी है, उसमें इसके अकॉर्डिंगली ही लिख लेना है। द प्रॉब्लम्स ऑफ ए यंग पर्सन, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो दूसरों जैसा नहीं दिखना चाहता, वो साइकोलॉजिकली जो है द रेबल इज अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ। ये जो कहते हैं कि जो जवान अभी नस्ल आई है उनकी प्रॉब्लम है, तो हमारा मसला एक्चुअली यही है कि वो हमें जैसे बड़ी आंटियाँ या हमारे जो बुजुर्ग हैं वो क्या कहते हैं, वो मैचिंग सूट पहनती हैं या इस तरह के वो उनके वो पहनावा होता है, या वो इस तरह का फैशन वगैरह ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें पसंद आते हैं वो शर्ट्स, साथ उसके कोई मैचिंग ट्राउज़र ले लिया या टाइट्स पहन लिए या पैंट पहन ली या लॉन्ग शर्ट फ्रॉक, इस तरह की कोई मैक्सी वगैरह आ जाती है, तो हम वो वाले ट्रेंड फॉलो कर लेते हैं। तो हमारी जो साइकोलॉजिकल अपनी जो हमारी मेंटालिटी है वो उन लोगों से डिफरेंट है। तो ये जो यंग जनरेशन है, ये इसकी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि वो ट्रेडिशंस को जो पहले चलते आ रहे हैं और ट्रेंड्स को जो पुराने ज़माने के लोग फॉलो करते थे उसको फॉलो नहीं करते हैं। उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि वो नए ट्रेंड को लेके चलना चाहते हैं, नई चीज़ों को उभार के लेके आते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं डिफरेंट। प्रॉब्लम्स ऑफ अ यंग मैन, एक यंग मैन की प्रॉब्लम्स क्या हैं? इसमें ये क्वेश्चन है आपके पास? हाँ जी, बताएँ। सेल्फ असर्शन है अपने आप को मनवाना, ये दोनों हेडिंग्स मिला के तो क्वेश्चन पूरा हो गया। मैम, द प्रॉब्लम ऑफ अ यंग पर्सन हुँ, है। है? अकेला है या यस मैम, है हमारे पास। मैंने ठीक है। बोला है, शायद आपको आवाज नहीं आई। अच्छा, अच्छा। नहीं आपका माइक आई थिंक म्यूट था। तो ख़ैर ये जो नहीं है ना इसमें क्वेश्चंस, वो मैं सेंड कर चुकी हूँ ग्रुप के अंदर, वो आपने खुद ढूँढने हैं, उसमें देख लेने हैं पिक्चर्स, मैं वरना रीसेंड कर दूँगी। ओके मैम। और नेक्स्ट है सटायर एंड ह्यूमर। सटायर होता है कि किसी पे तंज करना डायरेक्ट, और ह्यूमर होता है किसी के जो डिलाइटफुल अम्यूजमेंट वाले होते हैं, एंटरटेनिंग जो होते हैं उनको कहते हैं, मजाक को कहते हैं। तो इसमें आपको पोएम पढ़ के हँसी आती है, ठीक है, वो ह्यूमर में आ जाता है। कौन-कौन से पॉइंट पे आपको उसके पढ़ के हँसी आती है और किस वज़ह से, उसकी हैबिट्स की वज़ह से, पेरेंट्स की वज़ह से, उसकी सोच की वज़ह से आपको हँसी आती है, ये है। और सटायर किस पे है? यंग जनरेशन पे सटायर है, यानी कि तनकीद की गई है इनडायरेक्टली कि ये जो यंग जनरेशन है इनका पहनावा इनका और है, ये ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते, ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। जो प्रॉब्लम्स ऑफ यंग पर्सन है ना, वो सारा इसमें आ सकता है सटायर में, ठीक है। और द फॉर ह्यूमर में इसलिए ये सारी डिटेल है, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो जो सटायर है उसमें दो प्रॉब्लम्स ऑफ यंग मैन उसमें आ जाता है, ठीक है।
कि इसका सटायर ये है कि जो है ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आजकल के जनरेशन की, कि वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। डिसएग्रीमेंट विद अदर्स, यूनिफॉर्मिटी ऑफ थिंकिंग इज हार्मफुल, और इस तरह के बस इतने ही आई थिंक। यस, इसमें ना आप वही वाली हेडिंग यूज करेंगे, एक हेडिंग वो भी रख लेनी है इसमें कि द प्रॉब्लम्स ऑफ यंग पर्सन, वो सेकंड नंबर पे अपनी हेडिंग देनी है। ठीक है, जो यस मैम। द प्रॉब्लम ऑफ यंग पर्सन, वो वाला जो टॉपिक है ना पूरा, जो हेडिंग्स में जितने उसकी सारी डिटेल्स हैं, वो सारा आप इसमें सेकंड नंबर पे डिसएग्रीमेंट विद अदर्स, इसकी जगह प्रॉब्लम्स ऑफ यंग पर्सन लिख लेंगे। ठीक है, इसमें से भी अगर जो चाहे आप लिख सकते हो, लेकिन ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम। जगह आप लिख रहे हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ यंग पर्सन। इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यस, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप ये जो ह्यूमर सटायर का अगर क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आपने ह्यूमर की डेफिनेशन लिखनी है, फिर सटायर की डेफिनेशन लिखनी है। फॉर ह्यूमर की डेफिनेशन ये हेडिंग देख के उसके नीचे ह्यूमर कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या है, किस जगह पे है, ये सारी डिटेल्स आपने याद करके उसमें जो है ना वो प्रिपेयर करके जाना है लिखने के लिए। तो फिर लिख देंगे सटायर के हेडिंग देख के, या फिर जो प्रॉब्लम सटायर द प्रॉब्लम ऑफ यंग पर्सन की हेडिंग देख के ना, साथ ब्रैकेट में लिखते हैं ना सटायर। ठीक है, तो सटायर की डेफिनेशन दोबारा वो साथ लिख सकते हैं, और उस पे जो पैराग्राफ मैंने अभी आपको कहा कि सेकंड नंबर पे आपने मेंशन वो सेट कर लेना है, इसमें ऐड कर लेना है प्रॉब्लम्स ऑफ यंग पर्सन, उसके साथ ब्रैकेट में द सटायर लिख लेना है, या वैसे सटायर लिख देना है। तो उसके नीचे वो डिटेल्स जो पीछे उसके दी हुई हैं अलॉन्ग विद द हेडिंग, हेडिंग के नीचे जो डिटेल दी हुई है वो आप इसके साथ ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। चले, ठीक है, आप लोग रेस्ट करो अभी। ठीक है, अपना टाइम लें, और मरवा आप कुछ खाओ पियो, अपना ख्याल रखो, क्योंकि जो है ना अभी आपको बहुत तैयारी करनी है पेपर्स की, पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये सर में दर्द रहेगा ना, तो फिर काम जो है ना वो खराब हो जाना है आपका। तो अच्छा, पोइम के अंदर जो है ना अपने स्टैंजा बाय स्टैंजा ना अपने फिंगर टिप्स पे याद करने की कोशिश किया करें कि इस पोइम के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स क्या हैं, और हर स्टैंजा में उसने क्या क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, और फिर इस पोइम का, इस तरह की कोई और पोइम होती है जैसे डेथ पोइम है या स्लीप के पे पोइम है, तो आपस में उन पोइम्स का वो कंपैरिजन आ जाता है। तो इस तरह की अगर कोई पोइम हो तो आपने खुद देखना है कि इसका इस किससे कंपैरिजन तो नहीं हो रहा, किसी स्टैंजा की वजह से या किसी पूरी पोइम की वजह से कंपैरिजन तो नहीं हो रहा। यस मैम। ठीक है, तो ये ओके। खुद नोटिस करनी है। ठीक है, और जो प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लें, और प्रैक्टिस करें, रिटन प्रैक्टिस करके मुझे सेंड भी कर दिया करें। ठीक है, यस मैम। चलें जी, आप लोग जाएं, अपना टाइम एंजॉय करें, अपनी नमाज वगैरह पढ़ें। तो ठीक है, कल 12 बजे क्लास होगी, 12 से 2 बजे तक। ठीक है, ओके मैम। उससे पहले कोई क्लास तो नहीं है ना आपकी? है मैम, कल इस्लामियत लाजमी की क्लास है। कितने बजे? वो 10 से 12 बजे तक। 10 से 12, तो हम इसका टाइम फिर अपनी क्लास का चेंज कर लेते हैं, हम 2 से 4 रख लेते हैं। यस मैम, रख लें। ठीक है, 2 से 4 डन हो गया। ठीक है, लेकिन ओके, मैम हमारी साइकोलॉजी की भी होती है ना बीच में। कितने बजे? 1 बजे से 3 या 2:30 बजे तक। कल भी होगी? जी, रोज होती है। 1 से 2:30? जी। तो या 3 बजे फिर तक। चले, आप फिर 2:30 से कल भी हम फिर इतने बजे शुरू कर लेंगे, 4 से आज साढ़े वाला सेम पाँच टाइम है फिर ठीक, क्योंकि ठीक है, इनका फिर मसला बन जाएगा। ठीक है, 4 से 5:30 या फिर 6 बजे तक हम ना कर लेंगे काम। ओके मैम। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम 5:30 तक जो है ना कवर कर ले जितने भी पॉइंट्स कवर हो सकते हैं। तो उसके बाद अगर फिर
लेट्स सी कि ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर हम उतने ही रखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि सैटरडे को भी तो क्लास है आपकी, तो इंशाल्लाह फिर कर लेंगे मैनेज। ओके मैम। ठीक है, चलें जी, आप लोग जाएँ आराम करें, अपना टाइम लें, नमाज़ वगैरह पढ़ें, दुआओं में याद रखें मुझे भी। जी इंशाल्लाह मैम। जी, अल्लाह हाफ़िज़, ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।